हैं। वहीं चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रितेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। और वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय बहुत जी बहुत जुड़ गए हैं, धन्यवाद। आपका भी बहुत स्वागत है सर। रितेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, जो कोरोना की दूसरी लहर है, कब आखिर पीक पॉइंट इसका आएगा और कितना भयावह मंजर आने वाले समय में जनता को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, जो आज कोविड का जो हम रूप एक बहुत बड़ा एक देख पा रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और जो आज डेली हम जो केसेस देख रहे हैं, जो डेली हमारे देश में जो रिपोर्ट हो रहे हैं, लगभग 2 लाख के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही डराने वाला है और इसको लेकर के चिंता बिल्कुल जायज है। जी जिस हिसाब से ये डेली के जो हमारे केसेस 2 लाख प्लस आ रहे हैं, ये अब जो धीरे धीरे हमारी जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं वो भी एक इम्प्रूव हुई है। जो लास्ट वेव थी हमारे देश के अंदर आई थी, उसके बाद जो हमारे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज इम्प्रूव हुई, हमारी जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो फैसिलिटीज थी उससे भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से। जिस हम कहें, अगर वेंटिलेटर के हिसाब से बात करें तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हमारे देश में हुआ। लेकिन अब जो हमारा एक बिहेवियर था, जो हमने जनवरी के बाद ये मान लिया था भी इस देश से कोरोना भाग गया है और अपने एक पहले वाले रूप में या पहले की तरह जो हम सामान्य जिंदगी जीने लगे थे, ये उसी का परिणाम है। और जिस हिसाब से हम लोग बाजारों में जा रहे हैं, हम लोग शादियां ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पार्टीज चल रही हैं, चाहे राजनीतिक मंच पे लोग उसको एक ऐसा बहुत जो जनता का जो भीड़ का जो एक तूफान है वो हम देख पा रहे हैं। इलेक्शन चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इन सब का नतीजा है। और उसके बाद जो हमारी एक ऐसे इंडिविजुअल जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो हम हमारे कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर वो कमी भी आई है। तो ये एक जो जो मैं कहूँगा लैक ऑफ सेंसिबिलिटी जो हमारे लोगों में आई है, जो मास्क नहीं यूज कर पा रहे हैं, जो मास्क को यूज करने के लिए उनके पास अलग अलग जो बहाने लोग हमें बता रहे हैं। और इसके बावजूद जो सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा एक मौका दिया है। जनवरी के बाद हमारे देश में वैक्सीनेशन चालू हुई, तो इतने भारी भरकम संख्या में लोगों के अंदर वैक्सीनेशन में उत्साह दिखने की कमी, इन सब फैक्टर्स को मिलाते में आज की जो पिक्चर हमें नजर आ रही है भयावह। जी, लेकिन आरबी उपाध्याय जी, जिस तरीके से ये ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में कैसे समझा जाए कि तमाम पाबंदियों से कोरोना महामारी पर लगाम लगाई जा सकती है? क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में किस तरह से पाबंदी लगाई गई है, बावजूद इसके लखनऊ का हाल बेहाल है। कहीं अस्पतालों में सुविधा नहीं है, बेड नहीं है, कहीं पर कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं हरियाणा में हमारा भी कोविड केयर सेंटर है, मैं जी सिरसा शहर से हूँ। हम अगर हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या पंजाब की, जो हमारे एनसीआर के आसपास जितने भी स्टेट्स हैं, आज मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स का फ्लो है वो काफी बढ़ गया है। कहीं ना कहीं कई दवाइयां भी हैं जिनकी भी अभी शॉर्टेज हमारे को देखने को मिल रही है, जैसे कि रेमडेसिविर ड्रग है, वो भी काफी शॉर्टेज हो चुकी है उसकी। तो इसके अंदर मैं ये जो लोग दूसरा जो प्रेजेंटेशन है लोगों का एक बीमारी के साथ, जैसे किसी को बुखार हुआ या किसी को सांस की दिक्कत हुई, वो लोग हमारे पास बड़ी लेट कंडीशन में प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे कि जिसको दिक्कत शुरू हुई है पहले दिन, वो हमारे पास 7वें 8वें दिन के आसपास आ रहा है। और वो जब वो 7वें 8वें दिन आ रहा है तो हमारे पास वो बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई स्थिति में पहुंचता है। अगर इसी तरीके से हमारे चलता रहा तो मेरे को लगता है भी ये आंकड़ा कहीं 3 लाख या 4 लाख एक दिन के अंदर पार ना कर जाए। और उस 4 लाख की स्थिति में जो ध्यान सोच सकते हैं, वो हमें अगर सोचते हैं तो एज अ डॉक्टर मेरे को बहुत डर लगता है। जी जिस हिसाब से लैपटॉप हम जो कहें, जो बेड्स भी जो हमारे पास हम जो सरकार ने व्यवस्थाएं की है जितनी है, लेकिन अब जैसे जैसे हमारे हॉस्पिटल फुल होते जा रहे हैं, अगर ये स्थिति, अगर जिस हिसाब से लोग अपना एक रूप दिखा रहे हैं, बिना मास्क के चल रहे हैं, अभी भी बाजारों में पूरी भीड़ है और मास्क को लेकर भी सीरियस नहीं है लोग, वैक्सीनेशन को लेकर सीरियस नहीं है। अगर हमारे लोगों पे कोई जी हमारा, तो ये स्थिति और मेरे को कहने में बड़ा
दुख हो रहा है कि कितनी डेथ अगर हम अगर सोच सके इतनी डेथ हमें देखने को मिलेंगी, तो मैं आपके चैनल के थ्रू सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द कड़े से कड़े कदम उठा के किसी न किसी तरीके से रोकथाम लगाई जाए, चाहे वो लॉकडाउन के जरिए हो, चाहे एक लिमिटेड बिजनेस टाइमिंग जैसे कि सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक अगर हम बिजनेस को अलाउ करें और उसके बाद कर्फ्यू रखें, इस वायरस की चेन को हमें रोकना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में हम पहुंच चुके हैं और लॉकडाउन अगर लगा दिया जाएगा तो आर्थिक रूप से कितने हम कमजोर हो जाएंगे? पहले से ही महामारी का खौफ अभी लोगों के अंदर से गया नहीं है। देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और मेरे को बड़ा दुख हुआ था जब पिछले साल कई मेरे मजदूर भाई महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, जब वो हमने सबने मंजर वो देखा जब ट्रेन नहीं चल रही थी, ट्रेन से वो कभी उनको सीट्स नहीं मिल रही हैं, तो बहुत एक दुख भरा मंजर था। लोग बेरोजगार हो गए थे और कई लोग जिनके बिजनेसेस थे वो शटडाउन हुए थे। लेकिन मैं इन बातों को एक साइड में रखता हूँ और अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम बिजनेस भी कर सकते हैं, हम मेहनत मजदूरी भी कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इकोनॉमिक प्रेशर भी है सरकार पे, और एक अगर सरकार अगर ये सोचेगी हमारे देश के नागरिक स्वस्थ कैसे रहे, तो मेरे को लगता है सबसे पहले प्रायोरिटी सबकी स्वस्थ रहने को देना पड़ेगा, ताकि हम इस वायरस की वजह से जो नुकसान होगा उसको रोक सकें। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए पाबंदियों की, जिस तरीके से कहीं नाइट कर्फ्यू, कहीं मिनी लॉकडाउन और कहीं पर वीकेंड जो है पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि लोगों में लापरवाह रवैया वो बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा है। अब ऐसे में और अगर डॉक्टरों की बात करें, वो भारी संख्या में चपेट में आ रहे हैं। 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, फिर भी स्थितियां कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर काफी भ्रम है। देखिए, जो पहले हमें जिस पिछले साल जैसे कोविड आया था, जो हमने पहले एक प्रिंसिपल रखा था कि हम इस कोविड से लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं, जी 3 सिंपल चीजें हैं। हमें बाजारों में कोई अगर हमें कार्य नहीं है, हमें बाहर नहीं जाना है। बाहर अगर जा रहे हैं तो जो सबसे जरूरी चीज मैं आपके चैनल पे ये दिखा रहा हूँ, ये मास्क हमें पहनना ही पड़ेगा अगर हम अपने परिवार को या अपने सोसाइटी को उन चीजों से बचाना चाहें। अगर हम बाहर जाके अगर किसी चीज को छूते हैं तो हमें सैनिटाइजर अपने पास रखना पड़ेगा। और दूसरा, हमारे बच्चों को, क्योंकि इस बार जो एक स्ट्रेन आया है इसके अंदर काफी बच्चे और यंग एडल्ट, लगभग 30 से 35 साल 40 साल तक के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो उन सब लोगों को देख के बच्चों को एक तो अपने घरों से बाहर ना निकालें, उनको भी जो स्कूल की भी जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार को स्कूल के जो ओनर्स हैं उनके साथ, एसोसिएशन के साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए और बच्चों को घर पे ही ऑनलाइन व्यवस्था करवानी चाहिए। क्योंकि अगर ये बच्चों को इन्फेक्ट करेगा तो पूरी की पूरी फैमिलीज भी इन्फेक्ट होंगी और अभी तक बच्चों के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इन सब चीजों को मेजर जो हमने पिछले साल सीखे, अगर हम उन चीजों को उसके साथ साथ अगर सरकार की तरफ से प्रॉपर डायग्नोस्टिक जो पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थी, अगर उस पर हम बल देंगे, हम लोकल कंटेनमेंट जोन्स को जो पहले हमारी पॉलिसीज थी सरकार उसको दोबारा से लागू करे, तो मेरे को लगता है अगर हम दोबारा से उसी जो फॉर्मुलेशन थी उनको दोबारा अगर यूज करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं अमित जो वायरस की वजह से जो नुकसान है उसको हम कम कर पाएंगे। चलिए डॉक्टर साहब, आपके पास लौटेंगे। इस बीच आरबी उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं। आरबी उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। धन्यवाद। आरबी उपाध्याय जी, स्थिति आप भी देख रहे होंगे कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है, क्योंकि लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या लग रहा है आपको, सरकार को और क्या कुछ जरूरी कदम इस समय उठाने की जरूरत है? क्योंकि 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। कल भी 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे और पिछले 24 घंटे में भी। देखिए, सरकार की प्राथमिकता क्या है, सरकार को ये तय करना होगा। मैं सुन रहा था अभी मेडिकल एक्सपर्ट को कह रहे हैं बच्चों को भी अरेंजमेंट करना चाहिए और बच्चों को बचाना चाहिए, वो दिक्कत है। अगर मान लीजिए शराब का ठेका खुला हुआ है
बाइन शॉप और मान लीजिए पेरेंट्स है वो बाइन शॉप पे गया, वहां से कोरोना लेके आया, तो बच्चे उससे सुरक्षित रह पाएंगे? तो सरकार की प्राथमिकता इलेक्शन है, सरकार की प्राथमिकता आर्थिक अर्जन है जी। या आवाम को सुरक्षित करना है? और जैसी सरकार की इच्छा शक्ति होती है उसी के अनुसार नीतियां बनती हैं और उसी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पालन करता है। एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, इलेक्शन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, कुंभ का मेला हो रहा है और वहां मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गंगा मैया सबको बचा लेगी जी। तो प्राथमिकताएं क्या हैं आपकी? बिल्कुल, वो प्राथमिकताएं, जैसी आपकी प्राथमिकताएं हैं वही जो प्रशासन है वो देखता है कि भी जो हेड है, जो घर का मुखिया है, वो क्या चाहता है। तो सरकार क्या चाहती है इस बात को जो भी अधिकारी हैं बहुत अच्छी तरह जानते। तो जब कुंभ प्रायोरिटी होगा, जब इलेक्शन प्रायोरिटी होगा और दूसरी तरफ आप सोचें कि भी कोरोना काबू हो जाएगा, सारी चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। एक नीति एक नियत जी आपको रखनी होगी। बिल्कुल। और जब हमारी नियत और नीति ठीक होगी तो कोरोना ने जो विकराल रूप धारण किया है इसको रोका जा सकता था जी। सरकार सख्ती करती, जो भी कोविड गाइडलाइन है उनका पालन खुद करती सरकारें और आवाम। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, फिर ऐसे में सवाल ये उठने लगता है, जब सरकार सख्त कदम उठाती है तो विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि गरीबों पर और आर्थिक रूप से मार पड़ रही है। अब ऐसे में सरकार के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, जहां तक गरीब की बात आई, मान लीजिए स्कूल बंद कर दिए गए जी। गरीब आदमी के पास तो लैपटॉप नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। बिल्कुल। गरीब आदमी के पास तो वो अच्छे वाला मोबाइल नहीं है जी। तो उसका बच्चा तो शिक्षा के अधिकार से वंचित रह गया ऑनलाइन क्लासेस से। जो पैसे वाले हैं उनके पास लैपटॉप है, अच्छा फोन है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी तो दोनों चीजें बराबर नहीं है ना। मतलब गरीब को तो आप चारों तरफ से मार ही रहे हैं ना। बिल्कुल। या तो ऑनलाइन क्लासेज आप दे रहे हैं शिक्षा में, स्कूल में आप पढ़ाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो शिक्षा का जो अधिकार है, जो बराबरी का अधिकार है, वो उस गरीब बच्चे को जिसने झोपड़ी में मजदूर के यहाँ जन्म लिया है, क्या उसका अधिकार शिक्षा का वंचित हो गया? क्या उसका अधिकार शिक्षा लेने का खत्म हो गया? सिर्फ पैसे वालों के बच्चे ही शिक्षा लेंगे? तो सरकारों को अगर इतना ही डर है तो वहां उस व्यक्ति जो समाज का अंतिम व्यक्ति है या मजदूर है, उसका जो बच्चा है, उसकी भी सरकार को चिंता हो और व्यवस्था करती। अपने फायदे के लिए आप देखते हैं कि हम सख्ती करेंगे तो वो कहेंगे कि गरीब आदमी को मार रहे हैं। गरीब आदमी को तो वैसे नहीं मार रहे हैं आप। जो सरकारी अस्पताल हैं वहां ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आइसोलेशन बोर्ड नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, वहां मर रहा है। पैसे वाला तो इसके पास है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है, उसे फर्स्ट क्लास एसी रूम मिल जाता है, वो इलाज करा ले। तो बराबर ही देखिए, जहाँ गरीब और अमीर का और मजदूर का और पूंजीपति का जहाँ प्रश्न आता है वहाँ मजदूर तो मर ही रहा है। यानी कि हर हाल में मजदूर और गरीब ही मरता है। मुझे बता दें तो अगर सरकार कहती है कि भी हम सख्ती करेंगे तो गरीब आदमी ये कहता है कि भी हमारा रोजगार, अरे भी उसका रोजगार छिन चुका है। आप मार्केट में जाके देखिए, मैं बैठता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, कह रहे सर बुरे हाल हैं, बस क्या होगा हमें खुद नहीं पता है। नहीं तो ऐसे में जी, ऐसे में उनके पास रास्ता क्या है? डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब एक मजदूर गरीब, उसके पास एक तरफ आर्थिक संकट है और दूसरी तरफ अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, सरकार जब लॉकडाउन लगा देती है या सख्ती बरतती है, सबसे पहले गरीब तबका इससे प्रभावित होता है। देखिए, मैं पत्रकार महोदय जी की बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ जी। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार को अपनी प्राथमिकताओं की तरफ ध्यान देना होगा। उनके आखिर सरकार समझ क्यों नहीं पा रही है? क्यों डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाने की बजाय कहीं पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जा रहे हैं? कम से कम इस पेंडेमिक में तो इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्यों सरकार वो लापरवाही बरत रही है? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से अब केसेस का नंबर बढ़ रहा है, अगर मैं अभी पिछले 1 घंटे के अंदर लगभग 10 मरीज
एक अगर सिवियरिटी के हिसाब से बात करूँ तो काफी सीवियर स्टेज के अंदर अभी मेरे हॉस्पिटल में एडमिट करके अभी मेरे ओपीडी चैम्बर में बैठा हूँ। तो अगर मैं हर घंटे अगर ये मानूं कि हर घंटे इस देश के अस्पतालों में अगर 10,000 मरीज एडमिट हो रहे हैं तो उस भयावह मंजर को सोचें तो ये बहुत ही डराने वाला और चिंताजनक है। क्योंकि हमारे पास अब अगर हम बात करूं मैं एज ए डॉक्टर, तो अगर जैसे मैं आईसीयू को देखता हूं तो आईसीयू के अंदर जो अभी हमारे पास समस्याएं आ रही हैं वो एक तो जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन हैं जो कि कोविड के अंदर लाभ पर जो जिनका लाभ थोड़ा बहुत हमें सिद्ध हुआ है। वैसे ज्यादा प्रायोरिटीज इस इंजेक्शन को लेकर नहीं है, लेकिन हमारे पास जो हथियार है उनमें से एक रेमडेसिविर भी है। उसका कहीं ना कहीं शॉर्टेज चल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है और उसकी तरफ सरकार को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। इसको गवर्नमेंट सप्लाई में ला करके जो भी हॉस्पिटल कोविड पेशेंट्स को एडमिट कर रहे हैं उनको एक तो जायज रेट पे मरीजों की इलाज के लिए उनको देना चाहिए ताकि मरीजों को भी आर्थिक नुकसान न हो। दूसरी चीज मैं सबसे महत्वपूर्ण कहूंगा, सरकार को उसी तरीके से जो कि एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो मैंने पहले आपसे बात की थी, सरकार का जो मॉडल था कॉन्टैक्ट ट्रेस करने का, ये कोविड पेशेंट के कॉन्टैक्ट में जितने लोग आए हैं सबको ट्रेस करें, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को फिर से हम मतलब बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम टेस्टिंग करके जो ट्रीटेबल पेशेंट्स हैं उनको हम ट्रीट करें, बाकी लोगों को होम आइसोलेशन में रखें और कंटेनमेंट जोन की पॉलिसी को फिर से हम आगे लाएं। अन्यथा ये हमारे देश के अंदर ऐसा एक कहर ढाएगा, ये तूफान है, इस तूफान को रोकना बहुत जरूरी है। अगर लेकिन डॉक्टर साहब एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन दिनों जो मरीज सामने आ रहे हैं उनमें सिम्टम्स नहीं हैं और कुछ सिम्टम वाले हैं और जिनमें सिम्टम्स नहीं है वो सबसे बड़ी समस्या और सबसे खतरनाक वो होते जा रहे हैं इस समय। बिल्कुल, अभी जो कोरोना के कई सिम्टम्स जो पिछले देश के अंदर आए थे जैसे कि बुखार, सांस की दिक्कत, ऐसे ऐसे कई सिम्टम्स अब नए नए सिम्टम्स भी ऐड हुए हैं, जैसे किसी को लूज मोशन लगना, किसी को घबराहट होना, किसी को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो अब इतना भयानक मंजर है, अगर कोई भी पेशेंट अगर हमारे हॉस्पिटल में आ रहा है तो हमें उसको कोरोना की नजर से देखना पड़ रहा है। तो उस कोरोना की नजर से देखते हुए अगर हम उनको पीसीआर टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं तो वो लोग पेशेंट पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। और दूसरी चीज, जब पेशेंट आपने कहा भी एक स्थिति जैसे बिगड़ी हुई है उसके अंदर पेशेंट जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत है वो अपने घर पे अपना खुद से एक इलाज कर रहे हैं और जब उनको दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं उस दिक्कत वाली स्थिति के अंदर वो हॉस्पिटल में आके एडमिट हो रहे हैं। तो ये उस स्थिति में उनको ठीक कर पाना भी हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि हम भी एक एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन जो सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं हम उनको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और पूरी दुनिया में अभी तक इसका स्पेसिफिक कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। हमारे पास रेमडेसिविर भी है, हमारे पास स्टेरॉइड भी है, हमारे पास एंटी-IL-6 के लिए भी ट्रीटमेंट है, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट 100% के लिए इसका कोविड का ट्रीटमेंट नहीं है और कहीं भी पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है। तो ये लोगों को दोबारा से जो सामाजिक चेतना जो हमारे पहले मीडिया ने भी एक बहुत एक अहम रोल अपनाया था लोगों को मतलब उनको गाइड करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी कोविड जो है उसके क्या नुकसान है, हमें उससे कैसे बचना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मीडिया जो है मीडिया इसको प्रायोरिटी बेसिस पे लेकर के लोगों को जागृत करे और लोगों को उसकी साइड इफेक्ट्स बताए कि इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ इसको हम वायरस की चेन को कैसे रोकेंगे। इस वायरस की चेन को रोकने का सबसे एक ही इम्पोर्टेंट हमारे पास जरिया है, वो है वैक्सीनेशन। अगर हम वैक्सीनेशन को अगर नहीं प्रमोट करेंगे, वैक्सीनेशन अगर लोगों की नहीं होगी तो हम इस ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमें थोड़े दिनों के बाद तीसरी वेव भी देखने को मिले और तीसरी वेव हो सकता है इससे भी ज्यादा डरावनी आए। तो हमें लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करना ही करना है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास लौटूंगी। आरपी उपाध्याय जी, जैसा कि वैक्सीनेशन का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर अफवाहें जो फैली, अफवाहों का जो बाजार गर्म हुआ उसको लेकर लोगों में खौफ है। एक तरफ चैलेंज ये शासन प्रशासन के लिए कि वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, दूसरा चैलेंज ये कि कोरोना का गाइडलाइन जो है उसका पालन लोग कर सकें, उसको जो है सख्ती से पालन करवाना, ये दूसरी बड़ी चुनौती है। ऐसे में डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टरों की कोई कमी जी, डॉक्टर पूरे तन मन धन से लगे हुए और मैं कहूँगा एक सिर्फ डॉक्टर ही सीरियस है जी, बाकी न सरकार सीरियस है, न अधिकारी सीरियस है, न जनता सीरियस। बिल्कुल।
और जब कोई सीरियस नहीं होगा, केवल डॉक्टर सीरियस होंगे, तो इस तूफान को रोकना अकेले डॉक्टर की बस में भी नहीं। जी। कहीं ना कहीं देखिए वैक्सीन की बात आती है तो मेरी कई लोगों से बात होती है। हम लोग पत्रकार हैं, जाते हैं आंदोलन में भी जाते हैं, सड़क पे भी लोगों से चलते फिरते भी कांटेक्ट करते हैं। कहने की जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी तो वैक्सीन कह रहे डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, जबकि वो पहले प्रायोरिटी में थे कि उन्हें पहली वैक्सीन दी गई। और वैक्सीन इससे पहले जो आती थी, मान लीजिए चेचक की वैक्सीन आई थी, तो फिर चेचक जिस व्यक्ति ने का टीकाकरण हो गया उसको चेचक नहीं हो रही थी जी। लेकिन यहाँ एक भ्रम की स्थिति पैदा, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो इसलिए पैदा हो रही है। लोग सोच रहे हैं कि भी मान लीजिए मैंने वैक्सीनेशन ले लिया, मैंने टीका लगवा लिया, तब भी जी क्या गारंटी है कि मैं नहीं होऊंगा। बहुत सारे लोगों को भी दोनों बार का टीका लगवाने के बाद भी संक्रमण हो रहा है, वो लोग संक्रमित हो रहे हैं। जी, लेकिन आरबी उपाध्याय जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि टीका लगवाने के बाद, खास करके देखिए क्योंकि डॉक्टर्स भारी संख्या में इस समय संक्रमित हो रहे हैं, टीका लगने के बाद जो स्थितियां बन रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि टीका लगने के दौरान उसके बाद जो 1 महीने का टाइम होता है जब हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है और उसके दौरान वो किसी के संपर्क में आ जाते हैं जिसकी वजह से उस वैक्सीन का असर नहीं दिखाई दे रहा है, क्या ये वजह समझी जाए? देखिए बहुत सारी स्टडी अभी कंप्लीट नहीं है, नया वायरस है और जो भी टीका इजाद हुए हैं जी, उनके भी ट्रायल एक्चुअल में लगने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हैं वो अभी डाटा अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे डाटा भी अवेलेबल नहीं है और बहुत सारी स्टडी कंप्लीट नहीं है। शायद डॉक्टर साहब मेरे से ज्यादा बेहतर इस चीज को समझा पाएंगे जी। तो उसी का परिणाम है। दूसरी तरफ एक और चीज है कि देखिए जो आइकॉन होते हैं हमारे, मान लीजिए मुख्यमंत्री है तो प्रदेश का एक मुखिया है वो, और मुखिया का जो आचरण होगा जनता उसको बड़ी उससे देखती है और मीडिया दिखाता भी है जी। तो मीडिया क्या दिखाता है? मीडिया दिखा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री रैली कर रहा है, मुख्यमंत्री कुंभ में घूम रहे हैं, मदमस्त हाथी की तरह घूम रहे हैं। तो लोगों को ये लगता है कि यार मंत्री जी को तो डर नहीं है और मुझे डरा रहे हैं। लोगों के मन में इसीलिए तो शायद वो जो लापरवाह रवैया है वो इसीलिए हो रहा है कि मंत्रियों को कोरोना नहीं होगा क्या। जब सवाल उनसे पूछा जाता है कि आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे, क्यों भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, तो उनका सीधा सा जवाब होता है आरबी उपाध्याय जी कि मंत्रियों को नहीं होता क्या कोरोना, वो रैलियां करते हैं तब नहीं होता कोरोना, उनकी जब रैलियों में सभाओं में इतनी भारी भीड़ होती है तो क्या तब संक्रमित नहीं होते, या उन आंकड़ों को छिपा लिया जाता है कुछ समय के लिए? अब मान लीजिए कुंभ मेले में जो आ रहा है वो वहां से संक्रमण लेके कहाँ कहाँ फैलाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, तो उसको कैसे जस्टिफाइड किया जा सकता है? बिल्कुल भी गंगा मैया है, कोरोना से बचा लेगी। रावत जी को खुद नहीं बचा पाई गंगा मैया, वो खुद कोरोना संक्रमित हो गए। अब दूसरा हम देखते हैं कि माननीय योगी जी रैली कर रहे थे, जाके आपने देखा बंगाल में बहुत सारी रैलियां उनकी हो रही थी जी। तो जब रैलियां करेंगे, बिना मास्क के लोग रैलियों में आएंगे, वहाँ एक शब्द नहीं बोला जाएगा कोरोना के बारे में, या कोरोना गाइडलाइन का वहाँ सरेआम उल्लंघन हो रहा होगा, जहाँ एक प्रदेश का मुखिया या सरकार का है उसको संबोधित कर रहा है, तो मैसेज क्या जाएगा? यानी कि आरबी उपाध्याय जी ये कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन का खौफ लोगों में तब हो जब लोगों पर तो एफआईआर दर्ज हो जाते हैं जब नियमों का उल्लंघन होता है, लेकिन जब नेता और मंत्री उन नियमों का उल्लंघन करें और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो तब लोगों के बीच में शायद सही संदेश जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।